औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 6। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास पहले नंबर पे प्रोजेक्ट चार्टर है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है और नंबर 3 हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। प्रोजेक्ट चार्टर पे हमने बात की बड़ी डिटेल में, स्कोप स्टेटमेंट में हमने बात की बड़ी डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, के प्रोजेक्ट प्लान होता क्या है। बेसिकली द प्रोजेक्ट प्लान इज़ द रोड मैप। आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर एक मैप होगा जो आपको गाइड करेगा कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। तो जो प्रोजेक्ट प्लान है ये भी आपके प्रोजेक्ट के लिए एक रोड मैप होता है बेसिकली, कि ये आपको गाइड करता है कि इन विच डायरेक्शन यू नीड टू मूव, आपको किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहिए। मैप टेल्स यू व्हाट रूट टू फॉलो। एक बड़ी अहम बात इसके अंदर है कि आपकी जो डेस्टिनेशन है, हो सकता है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको मल्टीपल पाथ जो हैं वो अवेलेबल हों, लेकिन आपने एज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें से जो सबसे बेस्ट और जो सबसे ईजीएस्ट वे होगा वो वाला चूज़ करना है और वो वाला रूट जो है वो फाइनल डिसाइड करना है। अक्सर गूगल मैप जिन लोगों ने यूज़ किया है उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि गूगल मैप आपको वो रास्ता बताता है जो ईजीएस्ट होता है और बेस्ट होता है। विदाउट अ मैप यू डू नॉट नो इफ़ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड योर डेस्टिनेशन। मैप के बगैर आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं। इफ़ यू गेट लॉस्ट, आप बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जा रहे होते, लेकिन जो आपका मैप है ये आपको गाइड करता है कि आप जो है वो करेक्ट वे की तरफ हैं कि नहीं। अगर आप कहीं पे डाइवर्ट भी होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं, तो फिर भी आपको जो मैप है वो हेल्प करता है करेक्ट वे की तरफ आने में। देखते हैं जी प्रोजेक्ट प्लान की डेफिनेशन। द प्रोजेक्ट प्लान डिफाइंस द वर्क दैट विल बी डन ऑन द प्रोजेक्ट एंड हु विल डू इट। प्रोजेक्ट प्लान के अंदर क्या है जी, हम ये बताते हैं कि हम इस पे कौन सा काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और दूसरी बात कि कौन वो जो काम है वो बंदा कौन सा बंदा वो काम जो है वो परफॉर्म करेगा। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वी डिफाइन द वर्क दैट विल बी डन ऑन द प्रोजेक्ट एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ हु विल डू इट। अगर हम बात करें कि किन चीज़ों पे प्रोजेक्ट प्लान जो है वो कंसिस्ट करता है, अ प्रोजेक्ट समरी डिस्क्राइबिंग स्कोप। आपके पास प्रोजेक्ट समरी होती है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट का स्कोप डिफ़ाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करते हैं, अजम्पशंस जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, एंड द वर्क प्रोडक्ट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, और हमारी जो फाइनल आउटकम होगी उसके अंदर हम ये भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु विल परफॉर्म दैट वर्क। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं कौन कौन से काम कर रहे हैं उन सब के लिस्ट, कि ये बंदा जो है ये वाला काम कर रहा है, ये वाला बंदा ये काम कर रहा है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सारे लोग हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान जो है वो कंसिस्ट करता है अ रिसोर्स लिस्ट। कौन सी? दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड फॉर द प्रोडक्ट एंड देयर अवेलेबिलिटी।
आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए और उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो सारी की सारी उसकी एक लिस्ट जो है वो प्रोजेक्ट प्लान के अंदर डिस्क्राइब करते हैं हम। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा इसको पहले से, कि आप अपने प्रोग्राम को, आप अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दिस टेक्निक इज़ नोन एज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि आपका जो प्रोग्राम है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक मॉड्यूल को अलग से हम फिर लेके चलते हैं और एट द एंड उन सारे मॉड्यूल्स को मर्ज कर लिया जाता है और हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम एज अ होल आ जाता है। एंड अ सेट ऑफ एस्टिमेट्स, और क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं। अब प्रोजेक्ट स्केड्यूल है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी स्केजुलिंग, मतलब कि टाइमिंग जो है, टाइम एस्टिमेशन है। A risk plan that identifies any risk that might be encountered and indicates how those risks would be handled when they occur। बाज़ दफ़ा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें, क्योंकि वो आइडिया लगाना पड़ता है, एक पहले से ही हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह के रिस्क जो हैं वो अक्कर हो सकते हैं, आ सकते हैं, और हमें इन फ्यूचर अपने माइंड के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से प्लान करके रखनी पड़ती हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का रिस्क अगर अक्कर होता है तो हाउ वी डील देम, कि हमने उसके साथ कैसे डील करना है। फिर वाई इज़ अ प्रोजेक्ट प्लान इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट प्लान की क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी प्लान की प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमने पहले बात की है कि ये आपको गाइड करता है ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट, डाइवर्ट नहीं होने देता अपने प्रोजेक्ट से, आपको ये बताता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो ठीक है कि नहीं। बाज़ दफ़ा हम एफ़र्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो आपकी सारी एफ़र्ट जो है वो आपके सिस्टम को, प्रोजेक्ट को फेल्योर की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आपके पास प्लान होगा, एक रोड मैप होगा, तो वो आपको बताता रहेगा कि आपकी जो एफ़र्ट है वो सही डायरेक्शन के अंदर यूज़ हो रही है या नहीं। तो नंबर 1 हमारे पास टू असेस द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्लान की मदद से अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को असेस किया जा सकता है। टू डिमॉन्स्ट्रेट द ब्रेथ एंड द डेप्थ ऑफ द प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग की जो ब्रेथ है, डेप्थ है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इजीली प्रोजेक्ट प्लान की मदद से। टू प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर द ट्रेड स्टडीज़ एंड द नेगोशिएशंस। टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ कॉस्ट, स्केड्यूल एंड एस्टीमेट, आपके प्रोग्राम की, आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, जो स्केड्यूल है, उनका जो एस्टिमेशन है उसको असेस किया जा सकता है। प्रोवाइड अ मैकेनिज़्म फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को असेस करने का मैकेनिज़्म भी आपको प्रोजेक्ट प्लान जो है प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की बेस भी आपको जो प्रोवाइड करता है वो प्रोजेक्ट प्लान ही करता है। वाई इज़ प्लानिंग नॉट एडिक्वेटली डन, अब यहाँ पे जो बातें समझने वाली हैं उनमें एक बात तो ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास लैक ऑफ टाइम होता है, वक्त की कमी होती है, लैक ऑफ स्किल है, स्किल्स एंड टूल्स, हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं, उस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं मुहैया किए जाते। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मालूमात हमारे पास इनसफिशेंट होती है। बेसिकली इस पूरे टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपनी प्लानिंग को सही से क्यों नहीं कर पा रहे होते। वाई इज़ प्लानिंग नॉट एडिक्वेटली डन, मुनासिब तरीके से, सही तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे होते, और उसकी जो वजूहात हैं उनको डिस्कस किया गया है कि कॉमन जो रीज़न्स हैं वाई इज़ प्लानिंग नॉट एडिक्वेटली डन। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास लैक ऑफ टाइम है। बाज़ दफ़ा हमारे पास वक्त की कमी आ जाती है कि हम जी प्लानिंग पे क्यों टाइम ज़ाया करें, उससे हमारा टाइम जो है वो कम हो जाता है। लैक ऑफ स्किल्स एंड टूल्स, हमारे पास उस तरह की स्किल्स नहीं होती, वो बंदे नहीं होते जो प्लान कर सकते हैं, और टूल्स अवेलेबल नहीं होते जिनकी मदद से प्लानिंग की जा सके। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, हमें उस प्रोजेक्ट की सही से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। मतलब कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, आपने उसको ठीक से नहीं उसको समझा कि हमने बनाना क्या है,
अब जाहिर सी बात है अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उसको प्लान करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर इनसफिशिएंट हिस्टोरिकल डाटा फॉर द प्लानिंग, अब उसकी जो बेस है, उसका जो बैकग्राउंड है, अगर उसका डाटा भी आपके पास नहीं होगा तब भी प्लानिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। फ्रीक्वेंटली हर्ड एक्सक्यूजेज, नॉर्मली हमने ये एक्सक्यूजेज देखे हैं। वाई प्लान व्हेन एवरीथिंग विल बी चेंज एनीवे, हम प्लान क्यों करते हैं जब हर चीज़ जो है टाइम के साथ साथ चेंज होती है। और एक्सेसिव प्लानिंग इंडिकेट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और जब हम इसको लार्जर अमाउंट में देखते हैं, बड़े पैमाने पे देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारी कॉन्फिडेंस के अंदर भी कमी आती है। द प्रोजेक्ट प्लानिंग स्पेस है। द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 5 स्टेप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास स्केड्यूल है, उसके बाद एसेट्स हैं, उसके बाद बजट है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद रिस्क एक्सपोजर है। स्केड्यूल के अंदर वही सारी बातें हैं, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम अवेलेबल टू डू द वर्क, हमारे पास कितना टाइम है उस काम को करने के लिए। एसेट्स बेसिकली अकाउंटिंग की एक टर्म है, हमारे CSIT के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है। एसेट्स कहते हैं जो आपको वो चीज़ें जो आपको इन फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम दे, हेल्पफुल हों। रिसोर्सेज अवेलेबल टू डू द वर्क, कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस काम को करने के लिए। हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, इन द फॉर्म ऑफ पीपल हैं। बजट क्या है जी? मनी अवेलेबल टू एक्वायर द रिसोर्सेज, आपको कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी मनी चाहिए उस काम को करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स, द वर्क टू बी डन, कि आपने वो काम करना है तो उसको ज़ाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हमने ये वाली चीज़ें एट द एंड प्रोड्यूस करनी है, हमें ये वाली चीज़ें रिक्वायर्ड है एट द एंड, तो वो भी हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग स्पेस के अंदर उसको करना होता है। रिस्क एक्सपोजर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इनटू कॉस्ट ऑफ द फेल्योर, हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो फेल्योर है, नाकामी है, उसके कितने ज़्यादा कितने चांसेस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने ये स्टैटिस्टिक की एक टर्म है कि हम ये इसमें गेस लगा लेते हैं खुद से ही कि अगर हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे तो ज़्यादा हमारा फेल्योर हो सकता है, अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो कम फेल्योर हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट। द रोलिंग वेव अप्रोच टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है रोलिंग वेव के नाम से। जब भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसको देखते हैं। During the initial planning, it is neither possible nor desirable to plan the work activities at the level of the task assignments for the individuals for the entire duration of the project. Initial level के ऊपर हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम को, वर्क एक्टिविटीज़ को प्लान करके और उनको उस लेवल तक लेके चलें एज ए इंडिविजुअल, या फिर अगर हम बात करें फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसकी वजूहात क्या हैं? 2 वजूहात है जी। बिकॉज ऑफ द अनसर्टिनिटी एंड द लैक ऑफ नॉलेज, बाज़ दफ़ा हमें श्योरिटी नहीं होती और हमारे पास नॉलेज नहीं होता, सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। बिकॉज रिक्वायरमेंट्स एंड द रिसोर्सेज विल लाइकली चेंज, हो सकता है कि बाद में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं वो बाद में चेंज हो जाएं। इसी वजह से देयरफॉर द वर्क पैकेजेस आर एलैबोरेटेड इन द रोलिंग वेव मैनर। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिटेल्ड टास्क आर प्लान ऑन द मंथली बेसिस। जो हमारे पास डिटेल्ड टास्क हैं लार्जर अमाउंट में हैं, उनको हम मंथली बेसिस पे प्लान कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ आर एलैबोरेटेड इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल फॉर द कमिंग 3 मंथ्स। हम उनको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वहाँ पे, जितना हमसे डिटेल में किया जा सके वहाँ पे। और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है इसके लिए हमारे पास 3 मंथ्स की है। प्लानिंग जो है, रिस्क एंड द अनसर्टेनिटीज आर आइडेंटिफाइड। आप रिस्क्स हैं और जो आपके पास अनश्योर चीज़ें हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एलैबोरेशन ऑफ द वर्क पैकेज रिजल्ट इन एलैबोरेशन ऑफ द WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, एक्टिविटी नेटवर्क एंड स्टाफिंग प्रोफाइल्स। प्लानिंग इज आइटरेटिव है। आइटरेटिव आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा इसको पहले भी, कि repetition during project planning, initial version of the project plan is prepared। आप जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास अपने पूरे प्रोजेक्ट प्लान का एक इनिशियल वर्जन जो है वो तैयार हो जाता है। इनिशियल वर्जन इज़ द मास्टर प्लान
that specify the framework, assumptions and the constraints for the conducting the project। अब उस इनिशियल वेरिएंट के अंदर सारे का सारा मास्टर प्लान आ जाता है जो स्पेसिफाई करता है फ्रेमवर्क, assumptions, constraints उस प्रोजेक्ट के ऊपर। ड्यूरिंग द project execution significant issues affecting the resources, scheduling and requirements will arise। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स अराइज हो जाती हैं, रिसोर्सेज जो हैं अफेक्ट, ऐसे इश्यूज़ हमें फेस करना पड़ जाते हैं जिनसे हमारे रिसोर्सेज अफेक्ट हो रहे होते हैं, स्केजुलिंग अफेक्ट हो रही होती है। टू एड्रेस दैम a series of successive detailed plan are elaborated within the framework, assumptions and constraints of the master plan। तो उनको डील करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए जो बड़े अच्छे तरीके से एलाबोरेट करे आपके विद इन द फ्रेमवर्क, उसको जो आपकी अजम्पशंस हैं और जो कंस्ट्रेंट्स हैं पूरे के पूरे मास्टर प्लान की, उनको वो सारे का सारा एलाबोरेट करे वहाँ पे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि IEEE और ISO के जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं मोस्टली हमारे CSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक उन्होंने यहाँ पे एक आइडिया दिया हुआ है कि नॉर्मली आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं एक प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारे पास आनी चाहिए। तो IEEE स्टैंडर्ड STD 1058219998 है। टाइटल पेज सबसे पहले है आपके पास, उसके बाद सिग्नेचर पेज है, चेंज ऑफ हिस्ट्री है, प्रीफेस है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं। अब लिस्ट ऑफ टेबल्स के अंदर सब मेन्यू में है, ओवरव्यू है, रेफरेंसेस हैं, डेफिनेशंस हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजरियल प्रोसेस प्लान है, टेक्निकल प्रोसेस प्लान है, सपोर्टिंग प्रोसेस प्लान है, एडिशनल प्लान्स हैं, एनेक्श्योर है हमारे पास, एंड पे है लास्ट पॉइंट है इंडेक्स। सबसे पहले अगर हम देखें ओवरव्यू का जो हमारे पास सब मेन्यू के अंदर है, ओवरव्यू के अंदर आता है प्रोजेक्ट समरी कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद ओवरव्यू के अंदर प्रोजेक्ट समरी के अंदर अजम्पशंस आ जाती हैं, कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स आ जाते हैं और नंबर 4 हमारे पास स्केड्यूल एंड बजट समरी आ जाती है। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा से हमारे पास 3 सब मेन्यूज़ हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। उसके बाद मैनेजरियल प्रोसेस प्लान है। सबसे पहले स्टार्टअप प्लान है, एस्टिमेशन प्लान, आपके कॉस्ट एस्टिमेशन है, टाइम एस्टिमेशन है, स्टाफिंग प्लान, लोगों को आपने जो हायर करना है, रिसोर्स एक्विजिशन प्लान है, प्रोजेक्ट स्टाफ ट्रेनिंग प्लान है, वर्क प्लान है, वर्क एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, स्केड्यूल एलोकेशन है, कब उसको एलोकेट करेंगे, रिसोर्सेज एलोकेशन है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, बजट एलोकेशन है, हर काम के लिए आपको बजट एलोकेट करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल प्लान्स हैं, रिक्वायरमेंट कंट्रोल प्लान आ जाएगा इसके अंदर, स्केड्यूल कंट्रोल प्लान आ जाएगा इसके अंदर, बजट कंट्रोल प्लान आ जाएगा इसके अंदर, क्वालिटी कंट्रोल प्लान आ जाएगा, रिपोर्टिंग प्लान आ जाएगा, मैट्रिक्स कलेक्शन प्लान आ जाएगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान है और क्लोज आउट प्लान है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल प्रोसेस प्लान है। टेक्निकल प्रोसेस प्लान के अंदर प्रोसेस मॉडल्स आ जाएंगे, कौन कौन सा हम मॉडल इस्तेमाल करेंगे, मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाएगा, टूल्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, टेक्निक्स कौन से यूज़ की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस प्लान है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम पहले से इसको डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल के अंदर, इसीलिए मैं इनको एलेबोरेट यहाँ पे नहीं कर रहा। नंबर 7 हमारे पास जी सपोर्टिंग प्रोसेस प्लान है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान है, डॉक्यूमेंटेशन प्लान है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स हैं, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन प्लान है। और नंबर 8 पे अगर हम देखें एडिशनल प्लान्स हैं। नंबर 9 हमारे पास एनेक्श्योर है।